तो पार्ट 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। तो हैन डॉक्टर से कहती कि चाहे पूरी दुनिया में ढूंढनी पड़े पर मैं अपना इलाज ढूंढ कर रहूंगी बोलकर वो बाहर आने लगती है। तभी वो उसी बंदे को देखती है जिसे हैन ने कुछ दिन पहले काम दिया था, क्योंकि उसका बच्चा इंक्यूबेटर में था। हैन उसके बच्चे के बारे में पूछती है तो ये बताता है कि अभी बच्चे को आईसीयू में रखा गया है। जोसन हैन उसकी फाइनेंशियली एक्सप्रेस मान गया था। जो सुन यूनवू हैरान होता है तो ग्रैंडपा एंड डैड दोनों ही यूनवू से पूछते हैं क्या ये प्रोजेक्ट करना सही होगा। यूनवू कहता है कि हमें पहले साइट वैलिडिटी चेक करना चाहिए, तो समय गवर्नमेंट का लाइसेंस भी चाहिए वरना बाद में बहुत परेशानी हो सकती है। सचल किया था कि लाइसेंस के लिए हमारा मिनिस्टर बैठा हुआ है, आखिर हमारे ही पैसों से वो मिनिस्टर बना है, उससे हमें लाइसेंस तो मिल ही जाएगी। डैड कहते हैं कि हम उस मिनिस्टर पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिटिशियन खुद के फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नवो भी कहता है कि ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, इसीलिए ग्रैंडपा सब कुछ रिव्यू करने के लिए कह देते हैं और अभी के लिए इस प्रोजेक्ट को होल्ड पे रख देते हैं। जो सुन सूचल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देन हिनू को उस हंटिंग ग्राउंड के केयर टेकर से कॉल आता है जो बताता है कि उस दिन एक गैस डिलीवरी मैन आया था जिसके कार का डैश कैम फुटेज मैंने ले लिया है, लेकिन जिस दिन वो जंगली सुअर वाला इंसिडेंट हुआ था वो फुटेजेस मिट गई है क्योंकि डैश कैम का मेमोरी कार्ड बस 1 GB का था। नव उसे भेजने के लिए कहता है जिसको नव एक टेक शॉप में पुराने फुटेजेस को रिकवर करने के लिए देता है। इधर घर पे सियोली चेयरमैन के लिए खाना डिसाइड कर रही थी, लेकिन बमजा ने भी एक शेफ और एक न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया था तो उन दोनों के बीच बहस होने लगती है चेयरमैन को कौन सा खाना दिया जाए। सली अपनी कुछ ज्यादा हुक्म चला रही थी तो बोमजा आती है और कहती कि जो खाना तुम मेरे डैड को खिलाती हो उसे पहले तुम्हें ही खाना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए कि कहीं उसमें कुछ मिला तो नहीं है। सियोली बाकी सबको बाहर निकालती है और दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है, फिर एक भारी चीज उठाकर किचन के कैमरे को फोड़ देती है, फिर बमजा का हाथ मरोड़ कर उसकी धुलाई कर देती है। इवन उसके पेट पे एक जोरदार पंच भी मारती है और बमजा को ही वार्निंग देती है कि दोबारा मुझसे पंगा मत लेना वरना तुम्हारा इससे भी बुरा हाल होगा। बमजा जब इस बारे में अपने डैड को बताने जाती है पर डैड को तो उसकी बात पर बिलीव ही नहीं होता, उल्टा तो वो कहते हैं कि तुम इन्हें जरूर सियोली को मारा होगा। सिवली मान भी लेती कि मैंने ही मारा है, लेकिन तब भी चेयरमैन को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता। वो बमजा से ही कहते हैं कि जरूर तुम ही ने उसे फोर्स किया होगा। जो सुन बोमजो रह जाती है कि सियोली ने पिछले 20 सालों से चेयरमैन का भरोसा कुछ इस तरह से जीता है कि उन्हें अब सियोली की गलती नजर ही नहीं आती। इससे ये भी साबित हो जाता है कि सोली पूरे इरादे से ही क्वींस फैमिली में आए है। बोमजा अपने एक डिटेक्टिव एजेंसी को की पूरी जन्म कुंडली निकालने के लिए कहती है। इधर यन संघेन को कॉल करके और शना ग्रुप के साथ मीटिंग के लिए बुलाता है। रेडी होकर बाहर आ ही रही थी पर तभी उसे फिर से लुसने होता है। इससे अगेन उसे लगता है कि वो किसी बर्फीली जगह पे है, उसे बहुत ठंडी फील होने लगती है। वो डरते हुए आगे बढ़ रही थी, गिरने वाली होती है पर तभी कोई उसके सामने आ जाता है जिससे वो अपने इस लुसने से बाहर आती है और वो था यनसन। तो हैन को ऐसे घबराया हुआ देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। हैन कहती है मैं ठीक हूँ। तो फिर दोनों लिफ्ट की ओर जाते हैं और लिफ्ट में से हिन वो बाहर आता है। अब हैन को देखकर ही वो समझ जाता है कि हैन की तबीयत ठीक नहीं है, उससे पूछने जाता है कि क्या तुम ठीक हो, पर हैन कहती कि मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर यनसोंग के साथ लिफ्ट में चली जाती है। हाँ पहले तो वो यनसन का हाथ हटाती है और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर यनसन समझ जाता है कि हैन को पक्का कुछ तो हुआ है, लेकिन हैन तो चेहरे पे स्माइल रखकर मीटिंग अटेंड करती है। पर यनसन घर आकर बटलर से पूछता है कि क्या है इनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। बटलर कहते हैं कि इतने सालों में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तो यनसन कहता है कि उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स पता करने की कोशिश करो और ये भी कि वो अपना मेडिकल चेकअप ज्यादातर कहाँ कराती है। इधर हैन डॉक्टर के पास आई थी। डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं तुम्हें अभी जर्मनी जाने का प्लान पोस्टपोन कर देना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की क्वांटिटी बहुत लो है, इसीलिए तुम्हारे ब्लड के इम्यून सेल्स को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुम्हारे व्हाइट ब्लड सेल्स रिपोर्ट देखकर जर्मन मेडिकल सेंटर तुम्हारा इलाज करने के लिए मना कर देंगे। इस पे हैन कहती कि आप चाहते हैं कि मैं हार मान लूं। डॉक्टर कहते हैं नहीं, बस थोड़ा वेट करो, जैसे ही तुम्हारे व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाएंगे तो तुम ट्रीटमेंट के लिए जा सकती हो। इस पे हैन कहती कि वेट करूं पर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ये बोलकर वो अपसेट होकर जाने लगती है तो डॉक्टर उसे समझाने के लिए उसके पीछे आते हैं। तो न कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कभी कोई दर्द नहीं हुआ, अगर होता तो मुझे इस ट्यूमर के बारे में पहले ही पता चल जाता। ये बोलकर जाने लगती है पर तभी वो डॉक्टर के पीछे अपनी आंट बोमजो ये बातें सुन ली थी। जो सुन वो शॉक रह गई थी तो हैन उन्हें सब बता देती है। जाहिर सी बात है आंटी बहुत ज्यादा दुखी होती है। हैन को चेक करने के लिए वो अपनी फ्रेंड म्यू की स्टोरी बताती है। उसे भी 5 साल पहले ब्रेन ट्यूमर हुआ था और आज वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए चिंता मत करना और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे हैं, इलाज तो हो ही जाएगा, इस तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। एन कहती कि मुझे अपने इलाज का टेंशन नहीं है, मुझे आपको लेकर टेंशन है कि आप ये बात किसी को बता ना दो। तो बमजा उसे प्रॉमिस करती कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी और उससे पूछती कि क्या इस बारे में यनू को भी नहीं पता। एन बताती है कि सिर्फ उसे ही पता है, जर्मनी के एक मेडिकल सेंटर में मेरा इलाज हो सकता है, बस आप अभी किसी को भी मत बताना क्योंकि मैं अभी कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती। तो आंटी उसे गले लगाकर हौसला देते हुए कहती है मुझे पता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, पर अपनी कंडीशन के बारे में जानने के बाद तुम काफी शॉक्ड हुई होगी, हौसला रखना
सब ठीक हो जाएगा। एन के जाने के बाद बमजा अपने उसी फ्रेंड मियों को कॉल लगाती है, उसका फोन नहीं लगता तो वो अपनी दूसरी फ्रेंड को कॉल लगाती है और उससे मियंग के बारे में पूछती है, जिससे उसे पता चलता है कि मियंग तो मर चुकी है। जोसन आंटी बहुत ज्यादा रोती है न के बारे में सोचकर। इधर चेयरमैन यन सन को अपना कलेक्शन दिखाने लाए थे जो कि बहुत ही ज्यादा महंगे एंटीक पीसेस थे। चेयरमैन नेपोलियन बोनापार्ट को अपना आइडल मानते थे, इसलिए नेपोलियन से रिलेटेड उनके पास बहुत सारी चीजें थी। तभी यह सन चेयरमैन की ओर देखता है और हमें 23 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि यह सन क्वींस ग्रुप के ही एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था और हंटिंग ग्राउंड के केयरटेकर ने जिस लड़के के बारे में बताया था जिसने एक जर्मन शेपर्ड को बेरहमी से मारा था, वो 13 साल का बच्चा यह सन ही था। रमेन द ऑर्फनेज के बच्चों को नेपोलियन की कहानी सुना रहे थे, जो कैसे एक गरीब घर में पैदा होकर अपनी मेहनत से फ्रांस का रूलर बन गया था। इसलिए वो बच्चों से कहते हैं कि सपना बड़ा देखो, तभी तुम्हें बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। तो उनकी बातें छोटा यंग और एक छोटी लड़की बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, चेयरमैन नेपोलियन के एक पेंटिंग की ओर देख रहे थे, तभी यन संग ने कहता है कि मेरे पास नेपोलियन की एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग है जिसमें वो एक मिलिट्री यूनिफॉर्म में है, तो मैं उस पेंटिंग को एज अ गिफ्ट आपको देना चाहता हूँ। जोसन चेयरमैन तो बड़े खुश होते हैं, पर हम देखते हैं कि इसमें भी यन संग और बटलर का कोई प्लान था। इधर हैन अकेले ही जर्मनी के लिए निकलने लगती है। आंटी उससे पूछने लगती है कि तुम अकेले क्यों जा रही हो, क्या हिन वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा? न कहती कि वो बिजी है। आंटी कहती कि फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, पर न कहती कि बस एक छोटा सा टेस्ट होगा, उसके बाद मैं चली आऊंगी, इसलिए मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये बोलकर हैन अकेली ही एयरपोर्ट चली आती है। और इधर बमजा आंटी तो हैन के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि अब उन्हें तो पता था कि ब्रेन ट्यूमर की वजह से ही उनकी एक फ्रेंड की भी मौत हो चुकी है, इसलिए वो यूनवू के घर आने का वेट कर रही थी। यूनवू के आते ही वो तो उस पे गुस्सा करने लग जाती है, तुम हैन के साथ जर्मनी क्यों नहीं गए? असल में हिनू को तो पता ही नहीं था कि हैन आज ही जर्मनी जाने वाली है। आंटी तो उस पर चिल्लाने लग जाती कि सिर्फ तुम्हें पता था और फिर भी तुम उसके साथ क्यों नहीं गए? यन वो अपने रूम में आकर हैन को कॉल लगाता है और तब तक हैन फ्लाइट में बैठ चुकी थी और उसने अपना फोन स्विच ऑफ भी कर दिया था। अब हैन जर्मनी गई थी, इसलिए यान वो को कैंपिंग करने बुलाता है। दोनों समुद्र किनारे बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। यान आगे और भी प्लान बनाता है कि वो अपने सारे दोस्तों को बुलाकर इसे एक रिजॉर्ट में पार्टी करने जाएंगे, पर नबू का उसकी बातों पर मन नहीं लग रहा था। उसे बस हैन का ही ख्याल आ रहा था। वो हैन की फिक्र में जर्मनी का वेदर वगैरह चेक कर रहा था। जो सब भी नोटिस करता है तो वो हिनू का फोन छीनकर पूछता है कि तू यहाँ पे है भी या नहीं, और तू कब से जर्मनी का वेदर क्यों चेक कर रहा है? तुझे अपनी वाइफ की इतनी ज्यादा फिक्र होने लगी या दिखावा करते हुए तुझे उससे सच में फिर से प्यार हो गया? वो कोई जवाब नहीं देता तो यान कहता है कि मुझे तो तुझ पे पहले से ही डाउट हो रहा था कि तुझे फिर से अपनी वाइफ से प्यार होने लगा है। तभी यान को अपनी वाइफ का कॉल आता है तो वो उससे बात करने चला जाता है, तो हिन वो हैन के बारे में ही सोचने लग जाता है। वहीं इसी के पैरेलल में हम हैन को देखते हैं जो जर्मनी के मेडिकल सेंटर पहुंच गई थी, जहां उसके टेस्ट वगैरह शुरू हो गए थे। इधर ही वो हैन के बारे में आर्टिकल्स पढ़ रहा था जिसमें उसे हैन के इंटरव्यूज मिलते हैं, जो सब वो देखने लगता है, जिसमें वो अपने और हिनू की लव स्टोरी बता रही थी। दूसरे इंटरव्यू में हैन से पूछा गया था उसके ड्रीम के बारे में, तो हैन ने बताया था कि उसका ड्रीम है टमेंटल स्टोर में हर महीने 1 ट्रिलियन वन का सेल करना। इसके बाद इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपका इस ड्रीम को पूरा करने के बाद आगे क्या प्लान होगा, या फिर सारे ड्रीम्स पूरा करने के बाद आप क्या करोगी? तब ने कहा था कि मैं एक लंबा सा ब्रेक लूंगी, इस दौरान मैं अपने हस्बैंड के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहूंगी। हमारी फर्स्ट एंड लास्ट ट्रिप थी जर्मनी की, जब हम हनीमून पे गए थे। मैं उनके साथ वॉक पे जाना चाहती हूँ, साथ में खाना खाना चाहती हूँ, चाय पीते पीते दुनिया जमाने की बातें करना चाहती हूँ। आई विश मैं अपने हस्बैंड के साथ इस तरह हर दिन बहुत ज्यादा हैप्पी बिता सकूं। और हैन ने ये बात पूरे दिल से कही थी। इसे देखकर हिन वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, क्योंकि अब तक वो हैन को कितना गलत समझता आया था, जबकि हैन तो उसके साथ हैप्पी रहना चाहती थी, बस कभी सामने से उसे बता नहीं पाए और काम में बिजी होकर दोनों अपने मैरिड लाइफ को ही भूल गए थे। तो हिन को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो अगले ही दिन अपनी वाइफ के पास जाने के लिए जर्मनी के लिए निकल पड़ता है। और इधर जर्मनी के डॉक्टर भी हैन से वही कहते हैं जो साउथ कोरिया के डॉक्टर ने कहा था कि आपका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें कार्टी सेल्स जनरेट करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जरूरत है इम्यून सेल्स की, पर क्योंकि आपके ब्लड में WBC बहुत ज्यादा कम है, इसलिए हम आपके ब्लड से इम्यून सेल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से हम आपके ट्रीटमेंट को अभी शुरू नहीं कर सकते। हमें तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक आपके ब्लड में WBC बढ़ नहीं जाते। सुनन बहुत ज्यादा अपसेट होती है, क्योंकि उसके पास तो वेट करने के लिए टाइम ही नहीं बचा है और सब लोग उसे वेट करने के लिए ही कह रहे हैं ना। दुखी होकर एयरपोर्ट चली जाती है और वहाँ इतने सारे कपल्स एंड फैमिलीज को देखकर उसे अपना हनीमून याद आ जाता है। जब वो हिनू के साथ यहाँ आई थी तब दोनों यहाँ एक जगह गए थे, इसे लोग एक प्लेस ऑफ नो वरीज बुलाते थे, इसलिए ही अकेली ही उस जगह चली आती है। पर यहाँ आकर भी उसे अच्छा नहीं लगता, वो तो यहाँ की सीढ़ियाँ उतरते हुए ही थक जाती है। उसके पैर दर्द करने लगते हैं क्योंकि उसने हील पहना हुआ था। वो बैठकर अपने हील्स उतारने जाती है, तभी उसे हिनू की आवाज में अपना नाम सुनाई देता है। आसपास देखने लगती है पर हिनू उसे दिखाई नहीं देता, तो वो कहती कि शायद फिर से मुझे लुसने हो रहे हैं। पर तभी उसे सामने से हिनू आता हुआ दिखता है, जो उसके पास आकर कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनती ना, मैंने कहा था ना कि कोई कंफर्टेबल शूज पहनना। ये बोलकर वो अपने बैग से शूज निकालता है और एन को पहना देता है। एन पूछती है तुम यहाँ कैसे हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ ना? वो बताता है कि तुम्हारी सेक्रेटरी से
मुझे पता चला कि यहाँ डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज करने से मना कर दिया और तुमने अपनी वापस जाने की फ्लाइट भी नहीं ली, इसलिए मुझे लगा कि तुम यहीं पर होगी, क्योंकि हनीमून के टाइम तुम यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुश थी और तुम्हें इस जगह का नाम भी बहुत पसंद था। तो हैन कहती कि ये सब कुछ झूठ है, प्लेस ऑफ नो वरीज बोलकर ये लोग बस टूरिस्ट को बुद्धू बनाते हैं। तो नव कहता है कि झूठ तो तुमने भी कहा था। हैन कहती मैंने क्या झूठ कहा यन? वो कहता है क्या तुम्हें याद नहीं, जब तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी रोने नहीं दोगी, पर तुम जानती हो मैं शादी के बाद बहुत रोया, मैं दूसरे रूम में अलग सोने के लिए क्यों चला गया पता है, शांति से रोने के लिए। एन कहती है कि तब मैंने तुमसे शादी करने के लिए कुछ भी प्रॉमिस कर दिया था। तो न वो कहता कि पर अब तो हमारी शादी हो चुकी है, ना मुझे ऐसे टाइम में तुम्हारे साथ होना चाहिए ना। तो न कहती कि क्या मैंने तुम्हें कभी मना किया, मैं भी चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मैं तो कभी अकेले नहीं रहना चाहती थी। तो नव कहता है आई एम रियली वेरी सॉरी। तो इतने साल में दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन गैप था फाइनली अपने अपने दिल की बातें एक दूसरे को बताकर उस गैप को भर दिया। तो न अपने आंसू पहुंचकर उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है चलो घर चले, मुझे लगा था कि यहाँ आने के बाद मुझे जीने की उम्मीद मिलेगी या कोई ऐसी जगह जहाँ कोई दुख नहीं हो, और मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला, मैं बस तुम्हारे साथ घर जाना चाहती थी। जो सुनहीन वो उसे गले लगा लेता है एंड फाइनली दोनों के बीच जो इतने सालों तक मिसकम्युनिकेशन था वो खत्म हुआ। तो एक हैप्पी एंड इमोशनल किस के साथ एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। और एक छोटे से एपिलॉग में हम देखते हैं हिन और हेन जब गाँव से शहर की ओर आ रहे थे, हेन कार में सो गई थी तो हिन उसे देखकर उसके हाथ की लाइफलाइन रेखा को पेन से ड्रॉ करके बढ़ा दिया था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।